हाथ एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस प्लान लगा है। सोचिए भारत में एक टैबलेट बनाने की फैक्ट्री शुरू करने का पूरा खाका और लागत सिर्फ 3 करोड़ रुपए। हाँ, जब मैंने पहली बार ये नंबर देखा तो मुझे भी यही लगा। 3 करोड़ में एक पूरी फार्मा फैक्ट्री। सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल। मेरा भी पहला सवाल यही था कि क्या ये आंकड़ा हकीकत के करीब है या सिर्फ निवेशकों को लुभाने के लिए है? मतलब इसमें कोई छुपी हुई लागत तो नहीं है? यही तो इस प्लान की सबसे खास बात है। ये कोई बहुत बड़ी दर्जनों प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री का प्लान नहीं है। ये एक बहुत ही लीन, मतलब किफ़ायती और फोकस्ड यूनिट का खाका है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगनी है। ये दस्तावेज दिखाता है कि कैसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ कम लागत में भी इस सेक्टर में उतरा जा सकता है। हाँ, ठीक है, तो चलिए इस प्लान की परतें खोलते हैं। सबसे पहले टैबलेट सी क्यों और रायपुर जैसी जगह क्यों, जो कोई ट्रेडिशनल फार्मा हब तो है नहीं? देखिए, टैबलेट जो है वो दवा का सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्मेट है। उसकी खपत बहुत ज्यादा है और प्लान बनाने वालों ने एक बहुत सही नस पकड़ी है। वो क्या? भारत में छोटी और मध्यम दवा कंपनियां अपनी दवाइयां खुद बनाने के बजाय दूसरी फैक्ट्रियों से बनवाना पसंद करती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ एक बना बनाया बाजार मौजूद है। अच्छा, तो ये दूसरों के लिए दवा बनाने का बिजनेस है। और रायपुर, मैंने नक्शे पर देखा, छत्तीसगढ़ देश के लगभग बीच में है। तो क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मामला है कि यहाँ से माल पूरे देश में भेजना आसान है? लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा फायदा है, इसमें कोई शक नहीं। मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत तक पहुंच आसान हो जाती है। लेकिन असली वजह इससे भी गहरी है। हम्म। छत्तीसगढ़ की जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2024 से 30 वाली, उसमें फार्मा सेक्टर पर खास जोर दिया गया है। उसे थ्रस्ट सेक्टर बनाया गया है। थ्रस्ट सेक्टर मतलब सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए खास मदद देगी? बिल्कुल। इसका मतलब है कि सरकार ऐसी यूनिट्स को कई तरह की छूट देती है, जैसे एसजीएसटी की वापसी, लोन के ब्याज पर सब्सिडी और कई सालों तक बिजली बिल में भी छूट। वाह! तो आप सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लगा रहे, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम में जा रहे हैं जहां सरकार की नीतियां आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रही हैं। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, रायपुर में क्या स्किल्ड लोग जैसे अनुभवी फार्मा केमिस्ट या मशीन ऑपरेटर आसानी से मिल जाएंगे, जितने शायद बद्दी या हैदराबाद जैसे बड़े फार्मा हब में मिलते हैं? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये वाकई एक चुनौती हो सकती है, जिसका जिक्र इस प्लान में खुलकर नहीं किया गया है। शुरुआत में सही टीम बनाने के लिए शायद बाहर से लोगों को लाना पड़े। लेकिन प्लान का फोकस एक और चीज पर है, जो टैलेंट को आकर्षित कर सकती है। ये एक कंप्लायंस फर्स्ट प्लांट होगा, मतलब क्वालिटी और नियमों के पालन को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। और शायद इसीलिए उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 8 से 12 सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स यानी एसकेयूज पर ध्यान देने की बात की है। वैसे ये एसकेयू का मतलब क्या होता है? हाँ, एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। आसान भाषा में कहें तो हर अलग तरह के प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक कोड। और आपका अंदाजा सही है। ये रणनीति दिखाती है कि प्लान बनाने वाले ने इंडस्ट्री की सच्चाई को समझा है। अच्छा, कैसे? कई नई कंपनियां लालच में आकर दर्जनों प्रोडक्ट लॉन्च कर देती हैं और फिर क्वालिटी कंट्रोल में फंस जाती हैं। 8 से 12 प्रोडक्ट्स पर फोकस करने का मतलब है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को पहले रख रहे हैं, मुनाफे को बाद में। यही चीज B2B क्लाइंट्स का भरोसा जीतती है। ठीक है, तो लोकेशन और सरकारी नीतियों की वजह से रायपुर एक बेहतरीन जगह है और बिजनेस मॉडल भी सोचा समझा है। लेकिन असली जादू तो फैक्ट्री के अंदर ही होगा। मुझे तो बस इतना पता है कि पाउडर एक तरफ से अंदर जाता है और दूसरी तरफ से गोलियां निकल आती हैं। इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया क्या है? हाँ, बाहर से तो यही लगता है। प्रक्रिया सीधी है। कच्चा माल आता है, उसे चेक करके तौला जाता है, फिर उसे दानों यानी ग्रैन्यूल्स में बदला जाता है। फिर उसे दूसरी सामग्री के साथ मिक्स किया जाता है। इसके बाद ये मिक्सचर टैबलेट प्रेस मशीन में जाता है, जो हाई प्रेशर से उसे टैबलेट का आकार देती है। जी। फिर जरूरत के हिसाब से उस पर कोटिंग होती है और आखिर में उसे ब्लिस्टर पैक यानी उस चमकीली पट्टी में पैक कर दिया जाता है। सुनने में तो ये किसी बेकरी जैसा लग रहा है। आटा गूथा, बिस्किट बनाए और पैक कर दिए। यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। प्रक्रिया से ज्यादा जरूरी है जीएमपी कंट्रोल्स। जीएमपी? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जीएमपी कंट्रोल्स को आप एक प्रोफेशनल मिशेलिन स्टार किचन की तरह समझिए। दिलचस्प, समझाइए जरा। जैसे एक कंट्रोल है लाइन क्लियरेंस। इसका मतलब है कि अगर आपने मछली बनाई है तो उसके बाद केक बनाने से पहले आप हर बर्तन, हर सतह को इतनी अच्छी तरह साफ करेंगे कि केक में मछली की जरा भी गंध ना आए। बिल्कुल। दवाओं के मामले में ये 1000 गुना ज्यादा जरूरी है, ताकि एक दवा के कण दूसरी में ना मिल जाएं। समझ गए। और क्या होता है,
फिर होते हैं इन प्रोसेस चेक्स, मतलब हर थोड़ी देर में टैबलेट का वजन, उसकी मोटाई, उसकी कठोरता जांची जाती है। एक और ज़रूरी चीज़ है कंट्रोल्ड एयर फ्लो। हर कमरे में हवा का दबाव अलग अलग रखा जाता है। अच्छा। जहां पाउडर उड़ता है वहां हवा का दबाव कम होता है, ताकि धूल या कण कमरे से बाहर न जा सकें। ये सब सुनिश्चित करता है कि हर एक टैबलेट बिल्कुल वैसी ही बने जैसी बननी चाहिए। वाह, ये तो काफी बारीक काम है। और पैकिंग का क्या? वो सिर्फ दवा को सुरक्षित रखने के लिए होती है। सुरक्षा तो है ही, लेकिन ब्लिस्टर पैकिंग का एक और बहुत बड़ा रोल है। उसी पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट छपती है। इससे हर एक पत्ते को ट्रैक किया जा सकता है। अगर कभी किसी बैच में कोई समस्या आती है तो इसी नंबर के आधार पर उसे बाजार से वापस मंगाना, मतलब रिकॉल करना आसान हो जाता है। ये क्वालिटी और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। ठीक है, ये सब सुनने में काफी महंगा लग रहा है। अब उस 3 करोड़ वाले सवाल पर वापस आते हैं। ये पैसा आखिर कहाँ-कहाँ लगेगा? मुझे अब भी ये नंबर थोड़ा कम लग रहा है। चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। ये सिर्फ शुरुआती निवेश है, जिसे कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 1.4 करोड़ रुपए कोर मशीनों पर लगेगा, जैसे ग्रैनुलेटर, हाई स्पीड टैबलेट प्रेस और ब्लिस्टर पैकिंग मशीन। ठीक है, लगभग आधा पैसा तो मशीनों में ही चला गया। बाकी का 1.5 करोड़? उसमें से करीब 70 लाख रुपए HVAC सिस्टम और दूसरी सुविधाओं पर खर्च होंगे। HVAC ही वो सिस्टम है जो फैक्ट्री के अंदर हवा के तापमान, नमी और शुद्धता को कंट्रोल करता है, जिसके बिना GMP मुमकिन नहीं। इसी में प्यूरिफाइड वाटर प्लांट और जनरेटर बैकअप भी शामिल है। और लैब? क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी तो उपकरण चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल लैब और उसके उपकरणों के लिए करीब 25 लाख रुपए रखे गए हैं। फिर सिविल काम, मतलब फैक्ट्री का ढांचा और खास तौर पर क्लीन रूम बनाने में लगभग 45 लाख रुपए लगेंगे। और बचे हुए 20 लाख रुपए मशीनों के वैलिडेशन, मतलब उन्हें चालू करके जांचने, परखने और दूसरे शुरुआती कामों के लिए हैं। तो ये तो हो गया एक बार का खर्च, लेकिन फिर फैक्ट्री को चलाने का भी तो खर्च होगा। हाँ, उसे ऑपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं, महीने दर महीने चलाने का खर्च। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे माल और पैकेजिंग का होगा। इसके अलावा 15 से 20 लोगों की शुरुआती टीम की सैलरी, बिजली पानी का बिल, मेंटेनेंस और क्वालिटी टेस्टिंग का खर्च भी शामिल है। प्लान के मुताबिक पहले 3-6 महीने एक शिफ्ट में काम करके प्रोसेस को स्थिर किया जाएगा और फिर डिमांड बढ़ने पर 2 शिफ्ट में प्रोडक्शन शुरू होगा। अच्छा, तो फैक्ट्री खड़ी हो गई, मशीनें चल रही हैं, लेकिन ये दवा बनाने का काम है, कोई बिस्किट बनाने का तो है नहीं। मुझे लगता है सबसे बड़ा सरदर्द तो सरकारी लाइसेंस और नियम कानूनों का होता होगा। इस प्लान में उसके बारे में क्या कहा गया है? आपने सही पकड़ा। पैसा और मशीनें एक तरफ और रेगुलेटरी कंप्लायंस दूसरी तरफ। इसके लिए कई तरह के लाइसेंस चाहिए होते हैं। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मंजूरी। लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज है जिस पर इस प्लान में बहुत जोर दिया गया है। वो क्या है? वो है रिवाइज्ड शेड्यूल M का पालन। ये दवा बनाने की क्वालिटी के लिए सरकार का नया और पहले से कहीं ज्यादा सख्त स्टैंडर्ड है। तो इसमें इस नई यूनिट के लिए क्या खास बात है? बात यह है कि सरकार ने छोटे निर्माताओं को इसे लागू करने के लिए कुछ मोहलत दी थी, जिसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई। अब चूंकि ये यूनिट 2026 में लग रही है, तो प्लान में बहुत समझदारी वाली सलाह दी गई है। क्या सलाह? सलाह ये है कि फैक्ट्री को पहले दिन से ही इन नए और सख्त नियमों के हिसाब से बनाया जाए। अच्छा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। मैंने कई पुरानी यूनिट्स को इसके लिए संघर्ष करते देखा है। दीवारों से लेकर एयर कंडीशनिंग तक सब कुछ बदलना पड़ता है। इसलिए इस प्लान की ये सलाह कि पहले दिन से ही नए नियमों के हिसाब से बनाओ, शायद इस पूरे दस्तावेज का सबसे समझदारी वाला हिस्सा है। ये भविष्य में लाखों रुपए और महीनों की सिरदर्दी बचाएगा। ये तो वाकई दूर की सोच है। तो अगर कोई निवेशक आज पैसा लगाने का फैसला करता है, तो उसे फैक्ट्री से टैबलेट का पहला पत्ता निकलते हुए देखने में कितना समय लगेगा? प्लान में एक 8 महीने का मोटा टाइमलाइन दिया गया है, जो काफी व्यवहारिक लगता है। पहले महीने में कंपनी रजिस्ट्रेशन और जगह फाइनल करना, अगले 2 से 4 महीनों में सिविल काम और मशीनों का ऑर्डर देना। मशीनें आने में भी तो समय लगता होगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए 4 से 6 महीने तक का समय मशीनों की इंस्टॉलेशन और उनके वैलिडेशन के लिए रखा गया है। वैलिडेशन में ये पक्का किया जाता है कि हर मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। और फिर 6 से 8 महीने के बीच लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी होगी, ट्रायल बैच बनाए जाएंगे और पहले कमर्शियल ऑर्डर की उम्मीद की जा सकती है।
और ये सब करने के लिए प्लान में निवेशकों से क्या उम्मीद रखी गई है? सिर्फ 3 करोड़ रुपए? नहीं, और यही बात इस प्लान को और मजबूत बनाती है। इसमें साफ लिखा है कि उन्हें सिर्फ पैसों वाले निवेशक नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे पार्टनर चाहिए जो अपने साथ B2B क्लाइंट्स तक पहुंच बनाने में मदद कर सकें। अच्छा। जिनके पास रेगुलेटरी मामलों की समझ हो और जिनका मशीन और लैब सप्लायर्स का एक अच्छा नेटवर्क हो। यह दिखाता है कि एक सफल बिजनेस सिर्फ कैपिटल पर नहीं, बल्कि सही पार्टनरशिप, नेटवर्क और विशेषज्ञता पर भी निर्भर करता है। कुल मिलाकर रायपुर में 3 करोड़ की लागत से एक टैबलेट फैक्ट्री लगाने का ये प्लान काफी सोचा समझा और व्यवहारिक नजर आता है। बिल्कुल, लोकेशन का फायदा, एक सधा हुआ बिजनेस मॉडल, उत्पादन की बारीकियों पर ध्यान और सबसे जरूरी नियमों के पालन को लेकर एक साफ नजरिया। बिल्कुल। इस पूरी योजना का सार 2 शब्दों में है, कंप्लायंस फर्स्ट और लीन ऑपरेशंस। मतलब नियमों से कोई समझौता नहीं और कम से कम खर्चे में बेहतर काम। सही बात है। शुरुआत में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना एक सुरक्षित कदम है, क्योंकि इससे एक तय आमदनी का स्रोत बना रहता है और आपको अपना ब्रांड बनाने और मार्केटिंग पर तुरंत पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। और अब एक विचार जिस पर और सोचा जा सकता है, ये पूरा प्लान दूसरों के लिए दवा बनाने यानी B2B मॉडल की मजबूत नींव पर खड़ा है। पर सोचिए, अगर इस यूनिट को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि आगे चलकर अपना खुद का एक सफल कंज्यूमर ब्रांड बनाना हो, तो इस प्लान में सबसे बड़े बदलाव क्या करने होंगे? एक अच्छी क्वालिटी वाली टैबलेट तो वो बना ही लेंगे, लेकिन इस भीड़ भरे बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए और क्या चाहिए होगा?